हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। और हर हर महादेव। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस पे। तो बच्चों, अब जैसे दिवाली आ चुका है, आप सभी लोगों को पहले शिवांश क्लासेस की तरफ से और शिवांश क्लासेस की तरफ के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी बच्चों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो त्योहार मनाना भी जरूरी है बच्चों, और इसके बाद आप लोग पूरी तरीके से एकदम पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है और हम लोग का बोर्ड एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। तो आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोगों को अब जो है कि 2-3 महीने 4 महीने जितने भी आपके पास बचे हैं, 4-5-6 सब्जेक्ट जो भी आपका है, उसको आप एक बार रिकैप करिए। जितना भी आप लोग पढ़ चुके हैं उसको फटाफट एक बार रिवीजन करिए, और जो नहीं पढ़े हैं उसको कंटिन्यू करिए। तो हम लोग का भी सिलेबस काफी पीछे चल रहा है, और हम लोग भी लगभग लगभग 1 महीने से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। उसके लिए भी अन्य कारण है, तो उसको बताएंगे तो आपको और समय नष्ट हो जाएगा। समय नष्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं, क्लास 10th का हम लोग फिजिक्स में फर्स्ट लेसन प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन पढ़ रहे थे बच्चों। इसमें बहुत सारा हम लोग लेक्चर, मतलब फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बहुत सारा टॉपिक अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वहां पे जाइए, उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी जो टॉपिक रहता है बच्चों, वो एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो अब हम लोग वीडियो जो भी आपका लेट हुआ उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा, और अब कंटिन्यू मेंटेन किया जाएगा और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग को इस वाले चैप्टर में हम लोग का नया टॉपिक क्या क्या है कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। हम लोग पहले देख चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। उसके बाद हम लोग देख चुके हैं कि जो है गोली दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। गोली दर्पण का कुछ प्रमुख परिभाषा भी हम लोग देखे, जैसे कि दर्पण का ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या है, और वक्रता त्रिज्या क्या है, द्वारक क्या है। तो अगर आप लोगों को ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में जाइए और देख लीजिए। तो इस वाले टॉपिक में हम लोग को देखना है गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम, या फिर कोई भी जो गोली दर्पण में है, गोली दर्पण है उसमें प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए भी कुछ नियम है। वो नियम क्या है हम लोग देखेंगे। गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और प्रतिबिंब उसमें कैसे कैसे बनता है वो भी हम लोग आज देखेंगे। और हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण का सूत्र कैसे है, मतलब 1/f बराबर 1/u+1/v, वही। उसके बाद चिन्ह परिपाटी देखेंगे, कहाँ जो यफ है माइनस में रहेगा, कहाँ यफ प्लस में रहेगा, कहाँ यू माइनस में रहेगा, कहाँ यू प्लस में रहेगा, कहाँ वी माइनस में रहेगा और कहाँ वी प्लस में रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो जैसे कि रेखीय आवर्धन होता है बच्चों की वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका सूत्र होता है I/O। तो वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक बार फिर से प्रकाश वाला चैप्टर। और हम लोग देखेंगे सबसे पहले गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो देखो बच्चों, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के मुख्यतः 3 नियम है। कितने नियम है? मुख्यतः 3 नियम है। पहला नियम क्या कहता है, पहले देखिए हम लोग बना लेते हैं गोली दर्पण का सबसे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। और आप लोगों को अगर ये नहीं पता होगा तो आप लोग जाइएगा और पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एकदम एग्जैक्ट नहीं बना पा रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम किसी भी स्केल उसकेल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थोड़ा तबीयत थोड़ा डाउन है तो उसके विषय में क्षमा चाहेंगे। ये आपका क्या था, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि ये क्या है, अवतल दर्पण। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर ये अवतल दर्पण क्या है और ये कौन सा दर्पण है, तब ये है क्या, उत्तल दर्पण। इसका परिभाषा हम लोग जानते ही हैं
कि यदि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है, और इसमें क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है। इसमें कलैया आयरन ऑक्साइड का लेप क्या होता है, उभरे हुए तल पर लगा होता है, और इसमें कलैया आयरन ऑक्साइड का लेप दबे हुए तल पर लगा होता है। तो यही है क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसमें हम लोग को प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम क्या है, ये जो लाइन गई है ना बच्चों, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश का किरण, ठीक, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ गई। इसको हम लोग जानते हैं दर्पण का ध्रुव, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए कहीं वक्रता केंद्र हो गया, और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच क्या होता है, फोकस होता है। ठीक, मान लीजिए अगर ये आप 6 सेंटीमीटर का बनाए हैं तो इसका आधा ये 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, मान लीजिए एक प्रकार की सहायता से इसको आप खींचे 6 सेंटीमीटर, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर में होगा। ठीक, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण आ रही है तो वो हमेशा परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है बच्चों, फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, पहला नियम तो यही होगा। ठीक, इसमें भी देख लीजिए, अगर यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रहा है, ठीक, अगर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक, वह जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई क्या होती है बच्चों, प्रतीत होती है, वही क्या कहलाता है। देखिए ये पहला नियम है। ठीक, उसी तरीके से आप इधर से भी बना सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट तो मुश्किल है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। ठीक, तो आपको पता है कि ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है। पहला नियम क्या हो गया बच्चों, अब जो जैसे जैसे हम लोग फिगर बनाए खाली उसी को लिखना है, कुछ रटने वाला चीज नहीं है इसमें। ठीक, तो फिगर क्या बनाए हम लोग कि ये देखिए, तो इसका नियम क्या हो जाएगा, इसका नियम हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या या अपवर्तन के पश्चात या बाद में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात फोकस, या फिर इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं आप लोग, ठीक है, या फिर लिख दीजिए फोकस से होकर जाती है या गुजरती है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि जो मुख्य अक्ष है उससे आने वाली प्रकाश का किरण जब उसका परावर्तन हो रहा है, परावर्तन क्या होता है ये समझने के लिए आप लोगों वाला लेक्चर देख लीजिए, या फिर अपवर्तन क्या होता है ये भी समझने के लिए आप वो लेक्चर देख सकते हैं। देखिए ये आया, इससे टकराया और परावर्तित होकर जिस कहां से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रहा है और परावर्तन के पश्चात कहां से जा रहा है बच्चों, फोकस से जा रहा है। तो यही कौन सा नियम है, पहला नियम है। उम्मीद है कि आप लोगों को पहला नियम समझ में आया होगा। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बिना कॉपी किताब के लिए आप लोग सीरियस नहीं है, तो पहले इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं इसी का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, एक बार हम लोग पहला नियम तो समझ गए। पहला नियम क्या था कि जब भी कोई मुख्य अक्ष के समांतर यदि किरण आ रहा है तो वो कहां से गुजरता है बच्चों, वो फोकस से। ठीक, अब फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है,
यदि आप लोग ये सब नहीं जानेंगे तब तक आप लोगों को ये वाला नियम समझ में आने वाला नहीं है। तो ये सब जानने के लिए आप लोग लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। अब इसका दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, ठीक है, इसका 3 नियम है, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा नियम क्या है, मान लीजिए ये क्या है, एक अवतल दर्पण। क्या है बच्चों, अवतल दर्पण। ठीक, ठीक। अब अवतल दर्पण है तो इसका ध्रुव भी होगा, बिल्कुल होगा सर। अब जब ध्रुव है तो वक्रता केंद्र भी होगा, बिल्कुल होगा सर। ठीक है, फोकस भी होगा सर, बिल्कुल होगा। ठीक, तो अब देखिए बच्चों, दूसरा नियम क्या बोलता है कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें, क्या, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, क्या देखे, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात बच्चों, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में क्या चलती जाती है, वापस लौट जाती है, यानी वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। ठीक, अब यही आप देख सकते हैं किसमें, तल दर्पण में। कुछ इसमें इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा, दर्पण का ध्रुव और मान लीजिए वक्रता केंद्र, फोकस दूरी। ठीक, एग्जैक्ट, थोड़ा सा गलती हुआ। अब देखिए ये क्या था, आप लोगों को पता है, उत्तल दर्पण। तो इसमें देखिए, समझिए क्या हो रहा है कि प्रकाश का किरण आ रहा है और वक्रता केंद्र से जा रहा है और फिर उसका परावर्तन हो रहा है और वो फिर से वक्रता केंद्र से होते हुए चला जा रहा है। इसमें भी वही हो रहा है, प्रकाश का किरण आ रहा है, वक्रता केंद्र से अपवर्तन या परावर्तन के पीछे टकरा रहा है और फिर उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। ठीक, अब इसको लिखोगे कैसे, इसको लिख सकते हैं आप ऐसे कि वक्रता, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं बच्चों, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं, तो वक्रता केंद्र, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर वापस आती है। ठीक, ठीक है, हमको लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर वापस आती हैं। ठीक, और नहीं भी दिख रहा होगा तो आप लोग फिगर देखिए, उसको समझिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए और उसको लिख लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख लीजिए। उम्मीद है बच्चों आप लोग इसको लिख चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 नियम हम लोग शुरू में ही बात किए थे, तो तीसरा नियम हम लोग लास्ट वाला देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या था, इस वाले नियम में खाली इतना था कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है
तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती है बच्चों? वहीं पर, कहाँ पर? वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आती है। ठीक। तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों? तीसरा नियम में भी एक बार हम लोग फिगर बना लिया जाए। तो इसमें अगर आप लोग फिगर बनाएंगे मान लीजिए दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस दूरी है और ये वक्रता केंद्र है। ठीक। उसी तरीके से इधर ये फोकस दूरी है और ये वक्रता केंद्र है। एक तीसरा नियम का क्या कहता है कि यदि यदि जो किरण है वो फोकस से होकर जा रही है, किससे होकर जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। तो यदि किरण फोकस से होकर जा रही है तो अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात क्या होता है कि जो किरण है वो अनंत पर जाती, अनंत में यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाती। ठीक। इसमें भी उसी तरीके से होगा कि यदि जो, मान लीजिए ये फोकस है तो ठीक है, यदि जो किरण है एग्जैक्ट, ठीक है, यदि कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो क्या होगा? उसका जो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात उसका जो किरण है वो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। ठीक। ये देखिए यहाँ पर किरण आई और ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। तो इस नियम में आप क्या कर सकते हैं? इस नियम में भी आप लिख सकते हैं, ये क्या था? अवतल और ये क्या था? उत्तल। इसीलिए मैं दोनों आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस नियम में आप लिख सकते हैं कि देखिए क्या हो रहा है, यदि, या फिर ऐसे लिख दीजिए, मुख्य फोकस फोकस से आने वाली किसकी किरणें? प्रकाश की किरणें क्या होता है बच्चों? परावर्तन या अपवर्तन। ठीक है, तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक। देखो बच्चों, ये किरण आ रही है फोकस से और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के सीधे निकल जा रही है। ठीक। ये भी किरण देखिए आई और परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ? ये भी क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। ठीक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों तो इसको अपने और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उससे भी पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इसको समझ चुके हैं और इसको लिख भी चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि जो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का नियम अब हम भी जान चुके हैं और आप भी जान चुके हैं। तो अब उसी आधार पर हम लोग प्रतिबिंब को बनाते हैं। ठीक है, तो इसका सब मिला जुला के बच्चों 6 स्थिति होता है। कितना स्थिति होता है? 6 स्थिति। ठीक। अब देखिए, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यदि अगर कोई
गलती हो गई होगी हमसे या फिर हो जाएगी तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कुछ तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तब अब हम लोग देखेंगे क्या दूसरा टॉपिक कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो अब गोली दर्पण में अवतल दर्पण भी आता है तो उत्तल दर्पण भी आता है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण। इसका देखेंगे अवतल दर्पण, ठीक। क्योंकि उत्तल दर्पण में तो जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है प्रत्येक स्थिति में। तो वो तो बहुत आसान है, सबको आता है। लेकिन इसमें जो है 6 स्थितियां आ जाती हैं, तो उसके लिए हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो 6 स्थिति क्या क्या हो सकती है। इमेजिन करके ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस दूरी है, ये वक्रता केंद्र है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या हो सकता है स्थिति, ठीक। तो सबसे पहले यदि वस्तु अनंत पर है, कहां पर है वस्तु, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा या फिर कैसा बनेगा। और यदि वस्तु सी से परे है यानी सी से थोड़ा सा दूर है तो वस्तु प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख दिया गया है तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा बच्चों। और यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में रखा गया है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में रखा गया है तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। और यदि वस्तु को फोकस पे ही रखा गया है तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। और यदि वस्तु को फोकस और दर्पण के ध्रुव के मध्य रखा गया है तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। पहला स्थिति, दूसरा स्थिति, तीसरा स्थिति, चौथा स्थिति, पांचवा स्थिति और छठवां स्थिति। ठीक है, तो आप देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये तो मान लीजिए कहीं अनंत पर रखा है, तो यदि कोई वस्तु अनंत पर रखा है तो नंबरिंग आप जैसे यहाँ पर ऐसा किए हैं 5 तक, ठीक इसका उल्टा कर दीजिए। अब इधर 5 है तो 1 लिख दीजिए, इधर 4 है तो 2 लिख दीजिए, इधर 3 है तो आप लिख सकते हैं 3 ही। और इधर अब क्या होगा, 4 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस ट्रिक से भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनेगा, अब कोई पूछेगा तो फटाफट आप बता सकते हैं। बच्चों थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन फिर से एक बार देखा जाए क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा और क्यों होगा। यदि वस्तु, देखिए ये ट्रिक हम लोग का बहुत ही आसान है और बहुत ही काम वाला है। अगर वस्तु देखिए अनंत पर है, यदि पहली स्थिति है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ठीक। यदि वस्तु अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित है, यदि वस्तु देखिए कहां पर स्थित है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र से परे यानी इससे थोड़ा सा दूर। यदि वस्तु फोकस पर स्थित है, कहां पर स्थित है बच्चों, फोकस पर स्थित है, कहां पर स्थित है, फोकस पर स्थित है, तो उसका जो प्रतिबिंब है कहां बनेगा बच्चों, देखिए इस ट्रिक के अनुसार उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब एक एक करके देखते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर छठवें का तो आप बताए नहीं। छठवें ये जितना भी प्रतिबिंब बना ये सब वास्तविक बना है। क्या बना है, इसका प्रकृति क्या था इसका था वास्तविक, ठीक। और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है बच्चों तो उसके साथ एक चीज और जुड़ जाता है, उल्टा। क्या, उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक। इसमें हम लोग को देखना रहता है उसका प्रकृति क्या है, ठीक है, उसके बाद उसका आकार क्या है, ठीक। उसके प्रकृति क्या है, उसका आकार क्या है,
क्या है और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। ठीक, प्रकृति क्या है, आकार क्या है और कहाँ पे बन रहा है, स्थिति इसको बोल सकते हैं आप। ठीक, तो ये सब देखना है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे, शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। आप लोगों को भी थोड़ा लेट हो रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग समझते हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको भी 1 या 2 लेक्चर में हम लोग इस वाले चैप्टर को भी खत्म कर देंगे और तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएंगे बच्चों तो और ज्यादा हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट होता है, जो शेयर होता है और जो सब्सक्राइब, एक एक सब्सक्राइब हम लोग को मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो बच्चों देखते हैं अवतल दर्पण में जो है कि प्रतिबिंब जो है कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण में पहला स्थिति हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, हम लोग जानते हैं कि कलैया आयरन ऑक्साइड अवतल दर्पण में कहाँ पर, अवतल दर्पण में कहाँ पर बनता है। ये देखिए हम लोग जानते हैं दर्पण का ध्रुव है, जिसको पी से पोल इंग्लिश में कहते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये मान लीजिए फोकस दूरी है, ठीक है। यदि वस्तु कहाँ पर रखा है बच्चों, अनंत पर रखा है। पहला स्थिति कहाँ है, पहला स्थिति मान लीजिए ये लिख लीजिए, यदि सीधे लिख लीजिए, वस्तु अगर अनंत पे हो, ठीक है। यदि वस्तु अनंत पे हो तो उसका कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, तो देखिए जब भी हम लोग जानते हैं कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो टकराने के बाद कहाँ पर मिलती हैं बच्चों, फोकस पर मिलती हैं। हमको भी पता है, आपको भी पता है, ठीक। और जहां पर ये किरण मिल रही है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। हम लोग नियम पढ़े थे अभी कुछ देर पहले और उसमें हम लोग देखे थे कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है प्रकाश का किरण, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रहा है, और जहां पर ये दोनों काट रहा है उस बिंदु को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम लोग देखिए प्रतिबिंब कैसा बना। अगर दर्पण के ही तरफ बन रहा है तो उसका क्या प्रकृति हो जाएगा। इससे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्थिति कहाँ है इसका। स्थिति देखो बच्चों कहाँ पर बना है, फोकस पर, ठीक। यदि वस्तु अनंत पर है तो कहाँ पे बना, फोकस पे, ठीक। उसके बाद इसका हम लोग प्रकृति देखेंगे। प्रकृति क्या है बच्चों, प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये गलती हो गया है, इसको सुधार लो थोड़ा मात्रा, ठीक। प्रकृति क्या है, जब भी देखिए इस तरफ बन रहा है यानी प्रतिबिंब की तरफ ही बन रहा है तो वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक के साथ साथ हम क्या बताए थे, जब भी वास्तविक होगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक। अब इसका आकार देखिए, इसका क्या आकार, इसका साइज, इसका आकार क्या होगा। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब, कितना छोटा, छोटा दिख रहा है तो आप लोग लिख लीजिए छोटा। इसके आकार का है बच्चों, बिंदु के आकार का। ठीक, पहला स्थिति तो ये हो गया। यदि वस्तु अनंत पर रहेगा, ठीक है, ये मान लीजिए वस्तु है, ठीक, और ये मान लीजिए इसका क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक। यदि वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक। कैसे बनेगा सब अभी हम लोग देखें।
आप लोग इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक, तो लिख लीजिए एक बार। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इसको लिख चुके होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित हो कहीं पे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। अभी अभी हम लोग देखे कि यदि वस्तु कहाँ पर स्थित है। यदि वस्तु स्थित है, देखिए बच्चों आप लोगों को हो सकता है पटाखे का आवाज सुनाई दिया हो। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं दिवाली बहुत नजदीक है, यानी कल ही है और आज छोटी दीपावली है। हम लोग का कोचिंग भी बंद है, हमारा स्कूल भी बंद है और हम लोग आपके लिए आज वीडियो बनाने का सोच रहे थे, इसलिए आज हम लोग शुरू भी कर दिए। और जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है कि तबीयत की स्थिति थोड़ी सी खराब है, इसीलिए जो है हमारा वीडियो जो है नहीं आ पा रहा था। वो आप लोगों को और डिटेल में धीरे धीरे पता चलेगा बाद में। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा स्थिति क्या था। दूसरा स्थिति क्या होगा बच्चों, जैसे कि यदि वस्तु को हम लोग कहाँ पर कर दें, यदि वस्तु को हम लोग अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब। देखिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, आकृति आकार बना लेते हैं, उसका आकृति बना लेते हैं। जानते हैं दर्पण का ध्रुव है, कुछ इसके आधे के पास फोकस दूरी होगा, लगभग कुछ यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा और लगभग कुछ ये हिस्सा अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य आएगा। तो हम लोग जानते थे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, एक बार यहाँ पर हम लोग बना लेते थे अपना स्थिति। पहले स्थिति में अनंत पर बन रहा था और वो उस दूसरे स्थिति में, अरे ये हटा दीजिए, मान लीजिए दूसरा स्थिति ये था, तीसरा स्थिति वक्रता केंद्र पर था, चौथा स्थिति वक्रता केंद्र के मध्य था, पांचवा स्थिति फोकस पर था। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला स्थिति यहाँ पर बन रहा था, दूसरा स्थिति थोड़ा सा यहाँ पर बन रहा था, तीसरा स्थिति यहाँ पर, चौथा स्थिति यहाँ पर और पांचवा स्थिति यहाँ। ठीक, तो अब हम लोग देखें कि जो है दूसरा स्थिति में जो है वो कैसे बन रहा था बच्चों। मेरे हिसाब से आप लोगों को आवाज सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि माइक जो है डिस्चार्ज हो जाता है, इसलिए हम लोग को बार बार देखना पड़ता है। अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है यदि वस्तु, तो हम लोग को पता है कि यदि जो किरण है वो समांतर से, मुख्य अक्ष के समांतर से होकर जा रहा है तो परावर्तन के पश्चात वो कहीं मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक, और वक्रता केंद्र से जा रहा है तो उसी पर वापस आ जाएगा। ठीक, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है, ठीक, ये पॉइंट मान लीजिए कुछ अनंत है, ये पॉइंट मान लीजिए वक्रता केंद्र है, इसके बीच में अगर वस्तु स्थित है तो हम लोग गोलीय दर्पण के नियम के अनुसार जान चुके हैं कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण जाएगा तो उस परावर्तन के पश्चात फोकस पर ही मिलेगा। ठीक, और वक्रता केंद्र से अगर किरण जाएगा तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र पर ही वापस आ जाएगा। ठीक, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख ही रहे हैं। ठीक, तो ये जहां पर बच्चों काट रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, काट रहा है, वहीं पर क्या बनेगा, कहीं प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो देखिए कहां पर प्रतिबिंब बन गया, देखिए इस स्थिति में, यानी इस स्थिति में इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, मान लीजिए कुछ भी लिख लीजिए, जैसे इसकी प्रकृति ही लिख लीजिए। इसका प्रकृति क्या होगा, इसका प्रकृति हो जाएगा वास्तविक, क्योंकि ये जिस तरफ है क्या है बच्चों, वस्तु उसी तरफ कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, यानी दर्पण की तरफ ही बन रहा है, तो ये सबसे पहले हो जाएगा वास्तविक। ठीक, उसके बाद बच्चों
वास्तविक है तो हम लोग को पता है कि हमेशा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा। ठीक, तो इसकी प्रकृति तो हम लोग जान गए कि वास्तविक बना है और उसके साथ साथ उल्टा भी बन गया है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि इसका जो आकार है, क्या है आकार, अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा। वो आकार इसका आप लोग देख रहे हो कि वस्तु से छोटा है, ठीक है, तो वस्तु से छोटा, ठीक। उसके बाद प्रकृति हो गया, आकार हो गया, स्थिति। स्थिति कैसी हो जाएगी बच्चों इसकी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य। उम्मीद है बच्चों की आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग दूसरा देख रहे थे, दूसरा जो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो कहाँ पर बनेगा? अगर वस्तु अनंत पर और वक्रता केंद्र के मध्य होगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, ये सब आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही समझो। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो थोड़ा सा इसको पॉज करके लिख लीजिए। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इसको लिख चुके होंगे। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और तीसरा स्थिति देखते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी करेंगे क्योंकि आप लोगों का सामने ज्यादा वेस्ट ना हो। थोड़ा स्पीड मेंटेन करें। अगर आप लोग चाहें तो इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, वो तो यूट्यूब के पास सब सुविधा उपलब्ध है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या था बच्चों कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। क्या हो? यदि वस्तु वक्रता केंद्र यानी कहां पर? सी पर हो, तब क्या होगा? देखा गया क्या होगा। ठीक है, ये मान लो दर्पण है, ठीक, ये मान लो रेखा है, ये दर्पण का ध्रुव है, पीछे दर्शाया हमने फोकल दूरी, मतलब फोकस एफ से दर्शाया, वक्र केंद्र सी से दर्शाया, ये वक्र केंद्र से परे हो गया। यदि वस्तु कहाँ पर स्थित है बच्चों? वक्रता केंद्र पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वक्रता केंद्र पर स्थित है। जैसा कि हम लोग को पता है, क्या पता है बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं? परावर्तन के पश्चात फोकस में होकर जाती हैं। उसके बाद अगर यदि वस्तु जो है वो फोकस से किरण आ रही है तो ये जो जाएगी वो कहाँ पर जाएगी बच्चों? इसको थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया है तो आप लोग इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा मान लीजिए, ठीक। तो जो प्रकाश का किरण है अगर फोकस से होकर आ रहा है, ठीक, तो ये जब जाएगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए थोड़ा सा आपका वक्रता केंद्र कहाँ पर है? कुछ इस जगह स्थित है, ठीक। ठीक, अब देखिए सही है। अब क्या है कि हम लोग जानते थे कि यदि जो है वक्रता केंद्र पर बनेगा, यदि जो है वस्तु कहाँ पर बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। आपको पता है, हमको पता है। ये देखिए किरण गई और ये किरण यहाँ से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई। यदि फोकस से किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात अनंत पर चल जाएगी, उसी का नियम था, ठीक। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें इसका भी देखिए पहले प्रकृति। प्रकृति इसका प्रकृति कैसा है? इस साइड ही बना है, यानी दर्पण की तरफ ही बना है, तो वास्तविक बनेगा। क्या बन जाएगा? वास्तविक।
और वास्तविक के साथ क्या जोड़ता है बच्चों? उल्टा। ठीक, इसका आकार बता दीजिए गुरुजी। आकार क्या हो जाएगा? वस्तु के बराबर है। इसका आकार क्या हो जाएगा? वस्तु के बराबर। ठीक, क्योंकि देखिए इधर क्या है, सबसे छोटा था उससे बड़ा, और वस्तु के बराबर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा लास्ट में आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद इसका जो स्थिति है वो क्या है? स्थिति, स्थिति कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है? वक्रता केंद्र पर। उम्मीद है बच्चों थोड़ा सा ये नाप के नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। आप लोग एक बार एग्जैक्ट बनाने का कोशिश करिए। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग लिख चुके होंगे। तो और आगे चलते हैं हम लोग, और अब देखते हैं हम लोग चौथा स्थिति। चौथे स्थिति में क्या है कि देखिए, यदि वस्तु क्या है कि वक्रता केंद्र और एफ के बीच स्थित हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र व एफ यानी फोकस के मध्य हो। ठीक, तो देखिए इसका भी एक बार हम लोग बना लेते हैं चित्र। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से और बनाइएगा। ये मान लीजिए दर्पण का ध्रुव है। ठीक, ये जो हो गया इसका हाफ मान लीजिए फोकस हो गया, और ये मान लीजिए वक्रता केंद्र हो गया। तो यदि वस्तु चौथे स्थिति में कहाँ पर है? वक्रता केंद्र और एफ के मध्य। वक्रता केंद्र और एफ के मध्य मान लीजिए वस्तु है। ठीक है, तो यदि अगर किरण गई तो ये फोकस के समांतर हो जाएगी। ठीक, और यदि फोकस से किरण गई तो ये भी कहाँ पर जाएगी बच्चों? ये भी जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक, तो जो वस्तु बना वो कहाँ पे बना बच्चों? वस्तु बन रहा है कुछ यहाँ पर, यानी सी से परे। यहाँ पर वक्रता केंद्र है तो ये कहाँ पर बन रहा है? सी से परे बन रहा है। और कैसा बन रहा है आप लोगों को देख ही रहा होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसका प्रकृति। तो जानते हैं कि प्रकृति इसका क्या है? इसी साइड बन रहा है तो वास्तविक है, और क्या है? उल्टा है, और क्या है? आकार इसका लिख दो। आकार देखिए वस्तु से थोड़ा सा हम लोग को बड़ा दिख रहा है, तो लिख लीजिए वस्तु से बड़ा। ठीक, और इसका जो है स्थिति, स्थिति आप देखेंगे तो स्थिति आपको कहाँ पे दिख रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य इसका स्थिति आपको देखने को मिल रहा है। चौथी स्थिति में आपको वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, वक्रता केंद्र व अनंत मध्य। ठीक, नहीं कि वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सी से परे। ठीक है, सी से परे यानी सी से दूर, वक्रता केंद्र से थोड़ा सा परे बन रहा है। ठीक, यानी दूर। ठीक, वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर बन रहा है, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा गया तो हम लोग नियम पढ़े थे कि वक्रता केंद्र से मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं, और फोकस से आने वाली किरणें
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, और जहां पर ये दोनों किरण काट रहा है वहीं पे प्रतिबिंब का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या था बच्चों? ये था वस्तु। ठीक, ये क्या है? यहाँ पर बना है प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब क्या है? ये शायद हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या है कि प्रकाश, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब देखो दो तरीके का होता है बच्चों, एक वास्तविक और एक आभासी। इसमें अंतर क्या है? अंतर इतना ही है वास्तविक और आभासी में। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा कि यदि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और यदि वस्तु की किरणें परावर्तन के पश्चात कहीं इधर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक, मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो उसी को हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक, यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती नहीं है, यानी मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वही क्या कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग लिख लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग इसको लिख ली होगे। अब हम लोग 5वीं स्थिति पर चलते हैं। पांचवी स्थिति पे क्या है बच्चों? पांचवी स्थिति पे देखिए क्या है। यदि वस्तु वक्रता केंद्र नहीं, यदि वस्तु फोकस पे रखी हो। कहाँ पे रखी हो? फोकस पे। तो लिख दीजिए, यदि वस्तु फोकस पर हो तो इसका भी हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये मान लीजिए दर्पण का ध्रुव है, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र है, ये मान लीजिए थोड़ा सा और फोकस दूरी है। ठीक, क्या बोला है? यदि वस्तु फोकस पर हो। मान लीजिए यदि वस्तु कहाँ पर है? फोकस पर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये दोनों बिंदु कहीं अनंत पर जाके मिलेगा। ये मान लीजिए इसको थोड़ा सा आगे लाइए, इसको थोड़ा सा आगे लाइए, इसको थोड़ा सा आगे लाइए, थोड़ा सा आगे लाइए, थोड़ा सा आगे लाइए, यानी जो बिंदु है कहीं अनंत पर जाके मिलेगा। ठीक, अगर आप लोग एग्जैक्ट बनाइएगा तो ये कहीं जाके कहाँ पर मिलेगा बच्चों? अनंत पर। ठीक, और ये जिस बिंदु पर मिलेगा तो देखिए कहाँ पर बन रहा है, इसका प्रतिबिंब कुछ इस आकार का बनेगा। यानी देख रहे हैं वस्तु से कितना बहुत बड़ा है। ठीक, कहाँ पर बना है? इसी साइड बना है, यानी वास्तविक बना है। कहाँ पर बना है? इस साइड वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसका प्रकृति क्या हो सकता है? प्रकृति तो आप लोग जान रहे हैं कि कहाँ पर इधर अनंत पर बन रहा है तो ये हो जाएगा वास्तविक, उल्टा। आकार क्या हो जाएगा इसका? आकार देख रहे हैं वस्तु से कितना है? वस्तु से बहुत बड़ा है। ठीक, और जो है स्थिति, स्थिति कहाँ पे है बच्चों? स्थिति जो है वो अनंत पर है। कहाँ पर है? ठीक,
उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये वाला समझ में आया होगा। तो आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग छठवें और लास्ट की स्थिति पे चलते हैं। छठवां स्थिति क्या बोलता है तो वो देखेंगे अब हम लोग। तो छठवां स्थिति क्या है बच्चों? छठवां बताता है कि ये 5 ही तक है, तो छठवां यहाँ पर होगा और यहाँ पर मान लीजिए दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, यानी F और P के बीच यदि वस्तु F यानी फोकस व P यानी दर्पण का ध्रुव के मध्य हो, फिर तब क्या होगा बच्चों? देखते हैं इसको भी थोड़ा सा, जस्ट इमेजिन इट। ठीक, ये मान लीजिए दर्पण का ध्रुव हो गया। ठीक है, और हम लोग को थोड़ा सा इसको नीचे करना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। ये मान लीजिए फोकस हो गया, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र हो गया। तो यदि वस्तु फोकस और इसके बीच में है तो कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा? तो आप लोगों को पता ही है कि जो भी किरण समांतर जाता है वो कहाँ पर मिलता है? फोकस पर। ठीक है, और इसका थोड़ा सा और हम लोग पास में एक बार बनाते हैं, क्योंकि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच में इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक, मान लीजिए आपका ये कहीं रखा है। ठीक, और मान लीजिए फोकस है और ये जो है क्या है? वक्रता केंद्र। तो हम लोग को पता है कि इधर जो है वो पूरा लाइन नहीं रहेगा, तो डॉटेड लाइन बना लेते हैं एक बार। तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक, और इसका जो प्रतिबिंब है ये कुछ इधर दिखाई देगा। ठीक है, ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो हम लोगों को पता है कि जब भी परावर्तन होता है तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रहा है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चला जाएगा, और यदि वक्रता केंद्र पर जा रहा है तो वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाएगा? वापस चला आएगा। ठीक, ये दर्पण का ध्रुव मान लीजिए आप, और इधर मान लीजिए फोकस। ठीक है, तो आप लोगों को दिख क्या रहा है इसमें? ठीक, यही इसका यही हर स्थिति कहाँ पर दिखाई देगा आपको? उत्तल लेंस में भी आपको प्रत्येक स्थिति इसका दिखाई देगा समान। तो आपका प्रकृति क्या दिखाई दे रहा है? प्रकृति इसका देखिए उस तरह बन रहा है, तो आभासी हो जाएगा। ठीक है, आभासी बनेगा, आभासी रहेगा तो सीधा हो जाएगा, सीधा बनेगा। ठीक, उसके बाद स्थिति इसका क्या हो जाएगा? स्थिति देखिए बन रहा है ये फोकस और ध्रुव के मध्य, फोकस व ध्रुव के मध्य। ठीक, आकार इसका क्या है? आकार बड़ा बनेगा। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को छठवां स्थिति भी समझ में आया होगा, और ठीक इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी बनेगा प्रतिबिंब। आप लोग अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग एक बार उत्तल दर्पण का बना के देख लेते हैं। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए।
ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं, ये तो अवतल दर्पण में देख रहे थे, अब हम लोग यहीं पर क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में। ठीक, तो एक बार देखिए, उत्तल दर्पण में सिर्फ देखिए दो ही स्थिति है और सब उसी आकार से बनेगा। ठीक, देख लीजिए। ये अवतल दर्पण के लिए था, ये जो ट्रिक मैं बताया ये अवतल दर्पण के लिए था आप लोगों का। अब उत्तल दर्पण में क्या होगा कि आप लोग को जान जाए कि हाँ, बस इसका जो है आकृति वो चेंज हो जाएगा। इस तरफ कलई और आयरन ऑक्साइड का लेप लगा रहेगा और मान लीजिए ये दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। ठीक, और प्रतिबिंब इस तरफ है तो दर्पण का ध्रुव और फोकस मान लीजिए ये है, जो इसके मध्य में अगर प्रतिबिंब है तो यदि हम लोग को पता है कि मुख्य अक्ष से जो किरण आती है, मुख्य अक्ष से चलने वाली किरण वो कहाँ पर मिलती है बच्चों, वो जाकर मिलती है फोकस पर। ठीक, और ये मान लीजिए वक्रता केंद्र है और ये फोकस। ठीक, तो प्रतिबिंब जो लाइन है कुछ इस यहाँ पर काट रहा है और प्रतिबिंब जो है यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है इसका। ठीक, यानी बहुत छोटा बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक, तो आप लोग बोल सकते हैं कि इसका जो प्रकृति है वो क्या है, इसके प्रत्येक स्थिति में ठीक इसी प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा जैसा कि हम लोग बनाए कि इसका जो प्रकृति है वो आभासी है, जो कि उस साइड बन रहा है। ठीक, आभासी है, आभासी के साथ क्या जुड़ जाएगा बच्चों, सीधा, तो आभासी और सीधा। ठीक, स्थिति क्या है, ये तीनों लिखना आप लोगों को बहुत जरूरी है। स्थिति कहाँ बन रहा है, एफ, पी और एफ के बाद। तो हाँ, आप लोग लिख सकते हैं दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के मध्य। ठीक, और उसके बाद जो इसका आकार है वो क्या होगा, सब स्थिति में वही होगा, छोटा। ठीक, प्रत्येक स्थिति में इसके इसी तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को आज का ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और अभी तो हम लोग देखे कि गोली दर्पण में जो है कि प्रतिबिंब बनाने के नियम, उसके बाद हम लोग देखे अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद हम लोग देखे कि उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, उसके बाद हम लोग लिखे थे कि जो है सूत्र, दर्पण के लिए जो सूत्र था, तो हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो दर्पण का सूत्र होता है वो क्या है। तो यहाँ पर आपको अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक, देखिए 1/f। ठीक, बराबर क्या होता है बच्चों, 1/u + 1/v। ठीक, यही क्या है, सूत्र है दर्पण का। ठीक, अब आप लोग सोचेंगे कि यह बराबर क्या होता है, ये होता है फोकस दूरी। u बराबर क्या होता है, तो u बराबर होता है बच्चों वस्तु की दूरी। अब आप लोग पूछेंगे v बराबर क्या होता है, तो v बराबर होता है बच्चों प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, अब हम लोग का अगला पॉइंट क्या था, चिन्ह पर पार्टी।
अभिषेक सर आप लोगों को बताए होंगे कि कुछ इस प्रकार से लाइन, ठीक है, इसमें जो इधर का हिस्सा होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इधर का हिस्सा क्या होता है, निगेटिव होता है। उसी तरीके से इधर का हिस्सा होता है पॉजिटिव और इधर का हिस्सा होता है निगेटिव, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे कि यफ कहाँ कहाँ जो है पॉजिटिव में होगा और कहाँ कहाँ निगेटिव में होगा। यू मान लो कि यदि कौन सा है, यदि अवतल दर्पण है, क्या होगा, यदि अवतल दर्पण है, ठीक। तो हमेशा वस्तु जो है, वस्तु पांचों स्थिति में किधर रहेगा, इस तरफ रहेगा, ठीक। ये मान लो अवतल दर्पण है, ठीक। तो जो पांच स्थिति था, पहला अनंत पर था, पहला स्थिति, दूसरा वक्रता केंद्र और सी के मध्य था, तीसरा वक्रता केंद्र पर था, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य था, पांचवा कहाँ था, फोकस पर था। तो ये जो पांचों स्थिति है ये इसी तरफ बन रहा है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था। तो इधर का जो वस्तु होगा, वस्तु का जो दूरी होगा वो क्या होगा, हमेशा निगेटिव में होगा, ठीक। और इसी के छठवें स्थिति में प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा था, तो उधर वस्तु का स्थिति पॉजिटिव में हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? देखिए पांचों स्थिति में निगेटिव और इधर में एक स्थिति, छठवें स्थिति में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक। और यहीं पर अगर वो था, क्या था, यहीं पर मान लीजिए अगर उत्तल दर्पण रहेगा, उत्तल दर्पण में तो इधर ही बन रहा है प्रतिबिंब, आभासी वर्षी था, तो उत्तल दर्पण का क्या होगा, वस्तु का दूरी सब u बराबर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और अवतल दर्पण में u बराबर निगेटिव होगा, कितने स्थिति के लिए, 6 स्थिति के लिए, ठीक। अरे 6 स्थिति के लिए, सॉरी 6 स्थिति के लिए, 5 स्थिति के लिए, ठीक। और एक छठवें स्थिति के लिए पॉजिटिव में होगा। उसी प्रकार प्रतिबिंब की दूरी जो है, इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब भी इसी साइड बन रहा था, वस्तु इस साइड था, तो प्रतिबिंब भी इस साइड हो रहा था, तो इसके लिए भी जो v बराबर था वो भी निगेटिव हो जा रहा था 5 स्थिति के लिए, लेकिन एक स्थिति के लिए क्या हो जा रहा था, पॉजिटिव, ठीक। कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में, ठीक। और उसके बाद जो फोकस दूरी है, अगर इस तरफ है तो वो निगेटिव में होगा, और अगर उधर है तो वो पॉजिटिव में होगा, ठीक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि प्लस जो होता है या तो इधर और ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव में, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो निगेटिव में, ठीक। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो नीचे की तरफ देख रहे थे आप लोग, नीचे की तरफ बन रहा था, ठीक है। तो ये सब क्या निगेटिव में था। वहीं पर उत्तल दर्पण में आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से बन रहा था, यानी जो उसका प्रतिबिंब था वो तो पॉजिटिव में था, लेकिन उसका जो वस्तु था वो निगेटिव में था, ठीक। उसके बाद इसका जो अवतल दर्पण का एक लास्ट वाला स्थिति था, उसमें भी प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बन रहा था, यानी उसका जो प्रतिबिंब था, उसका जो v था वो क्या था, पॉजिटिव था। इससे हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा चिन्ह पर पाठी, तो सीधे से ये वाला ट्रिक लगाइएगा, इधर जितना भी जाएगा प्रतिबिंब का स्थिति या वस्तु या फोकस दूरी पॉजिटिव में, इधर निगेटिव में, इधर पॉजिटिव में और इधर निगेटिव में, ठीक। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट टॉपिक हम लोग का बच गया है रेखीय आवर्धन, ठीक। रेखीय आवर्धन भी देख लेते हैं हम लोग, हो सकता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो रेखीय आवर्धन लास्ट पॉइंट बचा है। उसके बाद हम लोग लेंस का प्रकार, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देख के इस चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे, खत्म। आप लोग इसका रिवीजन करते रहिएगा। अगर आप लोग बोलेंगे
तो अच्छा से सपोर्ट दिखाएंगे। तो इसका जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो वाला भी हम लोग करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेखीय आवर्धन, जिसको हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। ये होता क्या है बच्चों, ये होता है कि वस्तु की लंबाई व प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को क्या करते हैं बच्चों, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, जैसे यम बराबर रेखीय आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई। ठीक, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो आई बटा ओ, या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो कि वी अपान यू। ठीक, तो आप लोग इसको सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो यम बराबर वी अपान यू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिबिंब है उसको हम लोग दर्शा रहे थे इससे, और जो वस्तु है उसको हम लोग इससे दर्शा रहे थे। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है। और इस चैनल पे इंग्लिश और मैथ का भी लेक्चर प्रोवाइड है, आप लोग उसको भी जाके देखिए। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इसके आगे का अगला टॉपिक कवर करेंगे, और उसमें हम सोचेंगे चाहेंगे कि इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। साथ ही में जो 9th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हम लोग वीडियो लाने वाले हैं अगला, और आप लोग क्लास 9th और 10th के लिए जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।